हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और आज जो टॉपिक हम लोग आपके लिए लेके आए हैं वो टॉपिक है सिंधु सभ्यता में विभिन्न कलाएं, यानी दिस टॉपिक इज डेडिकेटेड फॉर द आर्ट एंड कल्चर। मतलब बच्चों, सिंधु सभ्यता में और जो पार्ट थे वो तो हम लोगों ने देखे, अब देखना है आर्ट एंड कल्चर पर, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए आर्ट एंड कल्चर कितना ज़्यादा उपयोगी है। और स्क्रीन पर जो चीज़ें आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर जो ये प्रतिमाएं देख रहे हैं, वृषभ की प्रतिमाएं, योगी की प्रतिमाएं, और फिर जो है ये पशु की प्रतिमाएं और डांसिंग लेडी की प्रतिमाएं, तो बच्चों इनको देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की क्लास जो है वो ईश्वर के दया से बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। तो आप तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और मैं आशा करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहां पर थोड़ा सा आपसे मैं बात करूंगा अनअकैडमी के बारे में। बच्चों, मैं अनअकैडमी का एक एजुकेटर हूं, थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में कि अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो अनअकैडमी आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएगी। जी हाँ बच्चों, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्रोवाइड कराएगी। बच्चों, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब होता है कि ऑन सिलेबस आपकी स्टडी होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विज होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस की व्यवस्था है। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, सपोज दैट अगर आपने इरादा कर लिया है अनअकैडमी से जुड़ने का, तो आप सबसे पहले इसके लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि बिना इस ऐप को डाउनलोड किए आप अनअकैडमी को ठीक से यूज नहीं कर सकते या इसका बेनिफिट अच्छी तरह से नहीं ले सकते। इसको डाउनलोड करने के बाद यहां आप जाएंगे सर्च के बटन में, और सर्च के बटन में बच्चों क्या करना है, सर्च करना है यूपीएससी सीएसई, ठीक। और फिर उसके बाद अपने मनचाहे एजुकेटर को आप सर्च करिए, जिस भी एजुकेटर को आप लाइक करते हैं उसे सर्च करिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप मुझे सर्च करिए, MOHDNADIM, आप मुझे सर्च करिए, ठीक है, मोहम्मद नदीम, और यहां पर मुझे फॉलो करिए। देखिए, फॉलो करने का फायदा ये बच्चों कि अगर मेरी क्लासेस, फ्री क्लासेस जो अनअकैडमी के ऐप पर होती हैं, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं अनअकैडमी के ऐप पर तो मुझे फॉलो कर दीजिए। इसका फायदा ये होगा कि आपको अनअकैडमी की तरफ से मैसेज भेजा जाएगा और आपकी क्लास कभी मिस नहीं होगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर बच्चों देखना है कि यहां पर अगर मान लीजिए आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेकर पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर बच्चों गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है। इसी जगह से आप एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़ते हैं। अनअकैडमी का जो रिजर्व चैनल है उससे आप यहीं से जुड़ पाएंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, आपसे प्लान पूछा जाएगा, कितने महीने कितने साल का प्लान ले रहे हैं। उसके बाद आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड की जगह आप लिख देंगे MNUS, 10% डिस्काउंट आपकी फीस में मिल जाएगा और किसी भी एजुकेटर से आप अपनी क्लास कर पाएंगे। यहां से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये है अनअकैडमी के टॉप 100 एजुकेटर्स। जी बच्चों, अनअकैडमी पर इस समय हिंदुस्तान के जो बेहतरीन टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर के बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर के बहुत ही बेहतरीन टीचर्स इस समय अनअकैडमी के साथ काम कर रहे हैं। आप उनसे जुड़ सकते हैं। अगर आप इनकी क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करनी होगी। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप अनअकैडमी से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मीन्स आप अगर अनअकैडमी पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितने प्रोसेस हैं अनअकैडमी के। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो प्लस है। ये प्लस एक प्लान है जिसमें 1 महीने से लेकर 3 साल तक का यहाँ पर शीट दिया गया है।
आप अपने सुविधा अनुसार अनअकैडमी पर एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। जैसे बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि देखिए सिविल सर्विसेज की तैयारी में समय लगता है, तो कम से कम 1 साल या 2 साल या फिर जो है 3 साल के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने शुरुआत की है, तो कोशिश करिए आप 2 साल या 3 साल का एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि इसमें आपका पैसा बच जाता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए रेडी हैं, आपने तैयारी अच्छी की हुई है, आपको कुछ गाइडलाइन की जरूरत है, तो कम से कम 1 साल के लिए एडमिशन लीजिए। तो 1 साल की फीस देखिए है 49,500 रुपीज। रेफरल कोड की जगह लगाइए MNUS, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, फीस हो जाएगी 44,550 रुपीज। 2 साल के लिए आप एडमिशन लीजिए, फीस है 72,000 रुपीज। रेफरल कोड की जगह यूज करिए MNUS, 10% डिस्काउंट मिलेगा, फीस हो जाएगी 64,800 रुपीज। 3 साल के लिए एडमिशन लीजिए, फीस है 90,000 रुपीज। रेफरल कोड की जगह लगाइए MNUS, 10% डिस्काउंट मिलेगा, फीस हो जाएगी 81,000 रुपीज। अगर आप अनअकैडमी का दूसरा जो प्लान है बच्चों, वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। ये बेस्ट है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसमें कौन सा सही रहेगा, तो आइकॉनिक सबसे शानदार है। अगर आप आइकॉनिक से जुड़ते हैं तो यकीन मानिए आपको एक कोच या गाइड भी साथ में मिलेगा, यानी प्लस की जो सारी सुविधाएं हैं, जो प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोगे उसकी सारी सुविधाएं, और प्लस जो है बच्चों कोच जो होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको मिलेगी, प्लस कोच मिलेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कम से कम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में देखिए 1 साल, 2 साल और 3 साल का एडमिशन प्लान है। मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप बिगनर हैं, तो कम से कम आप 2 साल या 3 साल को सेलेक्ट करिए एडमिशन के लिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 1 साल के लिए एडमिशन ले सकते हैं। 1 साल की फीस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए है 69,500 रुपीज। रेफरल कोड की जगह लगाइए MNUS, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, फीस हो जाएगी 62,550 रुपीज। 2 साल के लिए आपकी फीस होगी 1,07,000 रुपीज। रेफरल कोड की जगह लगाइए MNUS, 10% डिस्काउंट मिलेगा, फीस हो जाएगी 96,300 रुपीज। 3 साल की जो फीस है 1,41,000 रुपीज है। 3 साल की जो फीस है 1,41,000 रुपीज है। रेफरल कोड की जगह लगाइए MNUS, 10% डिस्काउंट मिलेगा, फीस हो जाएगी 1,26,900 रुपीज। तो बच्चों इसका ध्यान ये देना है कि अनअकैडमी का सबसे शानदार जो प्रोग्राम है वो आइकॉनिक ही है, क्योंकि अनअकैडमी ने आपको 24 आवर्स के लिए जो सुविधा दी है कोच या गाइड की, वो लाजवाब है। ऐसा किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं किया गया है। तो लाभ उठाइए इसका। यकीन मानिए जो कोच या गाइड आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसने कम से कम IAS का इंटरव्यू तो दिया ही होगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक सफल व्यक्ति से कहीं ज्यादा एक असफल व्यक्ति आपको अपनी कमियों से सिखा सकता है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। यहां पे देखिए बच्चों 90% यकीन मानिए ये जो कोच या गाइड आपको मिलेगा 90% आपकी कामयाबी लगभग तय हो जाएगी। तो इसमें एक और ऐलान है कि इसकी फीस बढ़ने की भी सूचना मिल रही है कि इसकी फीस बढ़ने वाली है। तो प्लीज अगर आप इरादा बना रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी करिए और एडमिशन ले लीजिए। अगर आप अनअकैडमी पर सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी यहां पर पूरा प्लान दिया गया है। जैसे मान लीजिए अगर हिस्ट्री ऑप्शनल आपको मुझसे पढ़ना है तो आप हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए रेफरल कोड MNUS यूज करेंगे, 10% डिस्काउंट के साथ आप एडमिशन ले लीजिए। 1 साल का जो प्लान है 27,500 रुपीज है। रेफरल कोड MNUS यूज करिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा, फीस हो जाएगी 24,750 रुपीज। बच्चों अनअकैडमी ने आपके लिए नए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की, यानी नई बैचेस शुरू किए हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर नया बैच कब से शुरू हो रहा है, तो देखिए ये नए बैच शुरू हो गए 2021, 2022, 2023 के लिए। अगर आप IAS में बैठने का प्लान कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी एक बैच सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने मनचाहे एजुकेटर्स को देखिए, इस बैच को सेलेक्ट करिए और अनअकैडमी के साथ जुड़ जाइए। रेफरल कोड की जगह लगाइए MNUS, 10% डिस्काउंट के लिए। अगर आप MNUS यूज करते हैं तो
तो किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी एजुकेटर से। अगर आप MNUS को यूज कर सकते अगर आप MNUS को यूज करते हैं तो किसी भी बैच से जुड़ सकते हैं, किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। ये बैचेस आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। और बच्चों एक चीज और कि अगर आप चाहते हैं कि GS और ऑप्शनल दोनों आपको साथ मिले तो यहां पर देख लीजिए, 2 साल की एडमिशन की फीस है 1,31,510 रुपीज। इसमें आपको मिलेगा जनरल स्टडीज और ऑप्शनल 2 साल के लिए। रेफरल कोड की जगह लगाइए MNUS, 10% डिस्काउंट मिलेगा। फीस हो जाएगी 99,680 रुपीज। मैंने इसलिए कहा कि 2 साल उन बच्चों के लिए अच्छा है जो बच्चे बिल्कुल अभी नए सिरे से जुड़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आप चाहें तो 3 साल के लिए भी ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है। या अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 1 साल के लिए लीजिए, जो भी हो, लेकिन रेफरल कोड की जगह यूज करिए MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। और बच्चों यही चीज मैं आपको यहां पर बता रहा था कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो प्राइस है वो हाइक हो रही है, तो यहां पर थोड़ा सा लेट नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सके आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले डालिए। कोशिश करिएगा कि कम से कम आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा तैयारी को कंप्लीट होने में, ठीक है। और रेफरल कोड की जगह क्या यूज करेंगे? MNUS वो रेफरल कोड है जिसको अगर आप यूज करेंगे तो किसी भी एजुकेटर से आप पढ़ सकेंगे, किसी भी बैच से जुड़ सकेंगे। और अब क्लास, तो आइए, समय हो चुका है क्लास में जुड़ने का, क्लास पर बात करने का। तो प्लीज आप सब तैयार हो जाइए क्लास के लिए। बच्चों ये जो क्लास है ना, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आर्ट एंड कल्चर का जो सेगमेंट है वो आपको यहां से मिल जाएगा। सिंधु सभ्यता में आर्ट एंड कल्चर से जितने भी प्रश्न आएंगे, ईश्वर की दया से लगभग वो प्रश्न आपको मिल जाएंगे। यानी सिंधु सभ्यता से आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट से जितने भी प्रश्न आएंगे वो ईश्वर की दया से आपको लगभग मिल जाएंगे। तो इस टॉपिक को बहुत तरीके से तैयार करना है, इसको बहुत कायदे से पढ़ना है। और चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत लाइन के साथ कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। साहिल पे रोज एक घरौंदा बना के देख, साहिल पे रोज एक घरौंदा बना के देख, लहरें कभी तो हारेंगी तेरे यकीन पर, लहरें कभी तो हारेंगी तेरे यकीन पर। जब से चला हूं मैं मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं मैं मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने कभी भी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे जो मिले हैं विरासत नहीं मेरे, अरे तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो बच्चों इन खूबसूरत लाइन के साथ, इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ आज हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। सिंधु सभ्यता पर इसके पहले मैंने क्लासेस ली हुई हैं, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप उन सारे क्लासेस को जरूर देखिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना साथ में मैं बताना चाहता हूं कि सोमवार के दिन से जो है वो स्पेशल क्लासेस का दौर शुरू होने वाला है। सुबह में स्पेशल क्लासेस, शाम को यूट्यूब की क्लासेस अपने निश्चित समय पर चलती रहेगी। तो आपको स्पेशल क्लासेस के लिए भी तैयार होना है। टॉपिक हम लोगों का होगा एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हम लोग बात करेंगे। और ये चीज ध्यान रखना है कि सुबह में जो क्लास चलेगी वो शाम को नहीं चलेगी, शाम को ठीक उसके आगे वाली क्लास चलेगी। तो अगर आपको कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री कवर करना है तो स्पेशल क्लास में भी आपको रहना है। ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं होंगी, एंशिएंट सुबह वाली क्लासेस, ठीक है, नॉर्मली क्लासेस होंगी बच्चों। तो ये है कि आप दोनों मीटिंग में आइए और हमारे साथ मौजूद रहिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए कला के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज आर्ट। यहां पर हमने लिखा है सिंधु सभ्यता में विभिन्न कलाएं। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए मेंस में यही प्रश्न आ जाए कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत विभिन्न कलाओं पर प्रकाश डालिए, अगर ये सवाल आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले बच्चों आपको कला के बारे में बताना होगा। कला क्या है? कला क्या है, इसे कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो बच्चों सबसे बड़ी चीज है कि कला जो है किसी भी समाज की जीवंतता का सबूत है। अगर कोई समाज, अगर कोई सोसाइटी जिंदा है
तो इस बात की दलील है कि वहां आपको आर्ट दिखाई देगा। यानी आर्ट इज अ प्रूफ ऑफ द लिविंगनेस, यानी कला जो है वो जिंदा दिली का सबूत है। तो जाहिर सी बात है कि सिंधु सभ्यता के लोग कितने जिंदा दिल रहे होंगे, वहां पर किस किस तरह की कलाएं थी। अब ये जो फीचर आप देख रहे हो ना, ये चीज बच्चों जो देख रहे हो ना, ये वर्ड फ्रेम है भाई, ये वर्ड फेम है, वर्ड फेम। कहने का मतलब है कि ये जो आप डांसिंग लेडी को देख रहे हो, यकीन मानो इसकी तुलना आप अगर मैडोना और ब्रिटनी स्पीयर्स से करो तो कम नहीं होगा, ये भी कुछ नहीं है इसके सामने। तो ये वर्ल्ड फेम है, क्योंकि ये प्रतिमा जो है जिसकी फोटो मैंने लगाई है, इसके हर एंगल पर विद्वानों ने सर्च किया है और इस पर हम लोगों की बात होगी और तमाम चीजें। तो अंत तक बने रहना है। पहली चीज जो मैं अपने स्टूडेंट्स को यह बताता हूं कि इतिहास एक कहानी है और कहानी का मजा तभी आता है जब आप कहानी की तरह उसको देखो। अगर दांव पेच लगाएंगे, अगर रटने की कोशिश करेंगे, पहली चीज तो ये कि जोर जबरदस्ती से कोई चीज कभी हासिल नहीं होती, और अगर हासिल हो भी जाती है तो बहुत जल्दी चली भी जाती है। मेरी बात समझ रहे हो? जोर जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है? तो यहां पर क्या करना है? लव करना है, ठीक है? मोहब्बत से इस चीज को अपनाना सीखिए। तो अब यहां पर बात हम लोगों की क्या हो रही है कि अब हम लोग बात करेंगे कला के बारे में। चलिए देखा जाए, मैंने एक चीज लाइन कही कि यहां पर हम कला के बारे में एक लाइन यहां पे यहां पे मैं लिखना चाहूंगा, क्योंकि ना मैं आपको शुरू से ही बताता हूं कि किसी चीज की जो शुरुआत है बच्चों, वो डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जो होता है वो होता है एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी, है ना? इसको कहते हैं बच्चों आइडेंटिटी कहते हैं इसको। मान लीजिए आप किसी के घर जाते हैं, पहली दफा जाते हैं, तो क्या करते हैं? आप अपने इंट्रोड्यूस कराते हो ना, कि डायरेक्ट जो है, मान लो आप गए और जाने के बाद आपने, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं, सबसे पहले इंट्रो होता है। तो वहां यहां पर भी कि आप कला के बारे में हम लिखेंगे कि कला किसी भी समाज के, किसी भी समाज के जीवंतता का प्रतीक है। किसी भी समाज के जीवंतता का प्रतीक है ना? कोई समाज जिंदा है या नहीं, इस बात की दलील कला से होती है, आर्ट से होती है। तो जीवंतता का प्रतीक है कि नहीं? ये चीज है। अगर कला के बारे में नॉर्मल, या हम अगर दूसरे वे में कहें कला के बारे में, तो किसी भी कलाकार के द्वारा अपने भावनाओं की जो अभिव्यक्ति होती है वही कला होती है। किसी कलाकार के भावनाओं की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? कला कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये लाइन लिख सकते हैं। एक लाइन मैंने यहां पे लिखा है कि कला किसी भी समाज के जीवंतता का प्रतीक है। सिंधु सभ्यता में भी ये विशेषता पाई गई थी। ठीक है ना? सिंधु सभ्यता में भी ये विशेषता पाई गई थी। एक लाइन देखिए, मैंने कोई बहुत बड़ा दांव पेच नहीं लगाया, बहुत ज्यादा इसमें कोई ऐसी चीज मैंने नहीं लिखी कि जो आप नहीं लिख सकते, एकदम आराम से इसको लिख दीजिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखा जाए कि आखिर वहां पे जो कला थी उसको नोट करेंगे। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों स्थापत्य कला की। यानी देखिए, कला तो कई तरह की होती है ना। स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, नृत्य कला, ये सब देख रहे हैं आप। इतनी सारी चीजों के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? स्थापत्य कला की। तो चलिए हेडिंग डालते हैं। स्थापत्य कला का मतलब आप समझ ही रहे हो। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे स्थापत्य कला। चलिए
नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला, ठीक है। स्थापत्य कला क्या होती है बच्चों? पहली चीज तो यह है कि स्थापत्य कला है क्या। तो देखिए, स्थापत्य कला के अंतर्गत महल है, मकान है, या कोई जो है मोन्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, जो है मकबरा है, ये सब चीजें क्या होती हैं? स्थापत्य कला के अंतर्गत आती हैं। समझ में आ रहा है? तो सिंधु सभ्यता में अगर आप स्थापत्य कला के बारे में जानना चाहते हैं तो यकीन मानिए, सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन है पूरा ना, वो स्थापत्य कला के अंतर्गत आ जाता है। कहा जाता है कि सारी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। सिंधु सभ्यता की स्थापत्य कला की सारे संसार में कोई मिसाल नहीं है। जितना खूबसूरत मकान, जितना बढ़िया इनके यहाँ नगर नियोजन मिलता है, जितने अच्छे जो है इनके यहाँ सड़क मिलते हैं, जितनी अच्छी नालियाँ हैं, ये ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं पाया गया। तो हम लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता की स्थापत्य कला सारे संसार में बेमिसाल है। सारे संसार में बेमिसाल है। सारे संसार में बेमिसाल है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत है ना वहां के मकान, इसके अंतर्गत वहां का नगर नियोजन आता है। क्या आता है बच्चों? नगर नियोजन। तो नगर नियोजन जो मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, लिख रहा हूं, ये चीज तो आपको पता ही है ना। जो नगर नियोजन मैंने यहां पे लिखा है, ये चीज तो मैंने बताया ही था। एक क्लास ही पूरी इसी पर हम लोगों की हुई है। पूरी एक क्लास हम लोगों ने इसी पर तो ली थी, नगर नियोजन। अब नगर नियोजन में क्या आता है बच्चों? वहां के जो मकान थे वो देखिए, पूरा का पूरा सभ्यता वो है वो चेस बोर्ड के आधार पर आधारित था ना, शतरंज नुमा था। वहां के मकान, ठीक है, वहां की गलियां, फिर क्या थी? सड़कें, नालियां। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें, इस पर मैंने पूरी एक क्लास ही ली थी। स्थापत्य कला में नगर नियोजन पूरा आ जाएगा। अब चूंकि यहां पर हम लोग एक एक चीज को अगर डिटेल करें तो फिर वही चीज है, ये काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें और भी चीजों के बारे में बात करना है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग यहां नहीं लिखेंगे। बस ये लिख देंगे कि स्थापत्य कला के अंतर्गत सिंधु सभ्यता का जो नगर व्यवस्था है, जो नगर नियोजन है, जो नगर व्यवस्था है, जो नगर नियोजन है, वो आता है। अब उसमें क्या आता है? वहां के मकान थे जो बनाए गए थे, विशाल जो स्नानागार आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें डालेंगे, है ना। पुरोहित आवास डालेंगे, सभागार डालेंगे, ये सब कुछ वहां पे लिखेंगे, ठीक है। पूरे नगर नियोजन के अंतर्गत ये सारी चीजें नोट कर देंगे। हम और भी कुछ चीजें डिटेल करते हैं, इसको बता देते हैं आपको, ताकि आप, मतलब बहुत से बच्चे हैं जो नए भी होंगे, अभी नए नए क्लास से वो लोग जुड़े हैं, तो फिर उनके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी अगर मैं आपको बता दूं तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं ना बच्चों। यहाँ पर हम लोग स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगर हो गया हो तो प्लीज़ बताइए, अगर हो गया हो तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले स्थापत्य कला ना, सिंधु सभ्यता की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला समझ गए ना। अब इसमें क्या हम लोग लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि यहाँ का विशाल स्नानागार लाजवाब है, इतना बड़ा, उस जमाने में विशाल स्नानागार, ये क्या है? यहाँ के स्थापत्य कला का बहुत बड़ा मिसाल है। फिर सभागार, विशाल जो सभागार पाया गया मोहनजोदड़ो में, वो लिख देंगे। इसके अलावा पुरोहितावास,
एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्थापत्य कला हो गया। अब स्थापत्य कला के बाद जो है थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पर मैंने क्लास बच्चों यूट्यूब पर ले रखी है नगर नियोजन के नाम से। अगर आपको डिटेल देखना है तो आप नगर नियोजन वाली क्लास देख लीजिए, आप सिंधु सभ्यता की फर्स्ट क्लास देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब स्थापत्य कला के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग मूर्ति कला में, चूंकि ना दूसरे नंबर पर क्या है हमारी कला, मूर्ति कला। चलिए हेडिंग डालते हैं, हम लोग लिखेंगे मूर्ति कला। देखिए साहब, सिंधु सभ्यता के लोग कई प्रकार के धातुओं के बारे में जानते थे। क्लियर है? मैंने बता दिया कांसे की शुरुआत उन लोगों के द्वारा हुई, तांबा पहले से चला आ रहा था, है ना। इसके अलावा सोना और चांदी के बारे में उनको जानकारी थी, ठीक है। पीतल के बारे में उनको जानकारी थी, यानी विभिन्न प्रकार के धातुओं के बारे में वो जानते थे। अतः उन्होंने विभिन्न प्रकार के धातुओं में मूर्तियों का निर्माण किया था। यहां पे लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के धातुओं के बारे में जानते थे। ठीक है ना, जैसे कांसा और तांबा, जैसे कांसा, तांबा, पीतल, है ना। अतः इन धातुओं से उन्होंने विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया। विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया। विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां टेलीग्राम की आईडी पर क्लिक करिए और आप मुझसे सीधे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। और अगर आप लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो आप सब सोमवार के दिन से ठीक 11 बजे से आइए। स्पेशल क्लासेस शुरू हो रही हैं, ये फ्री क्लास होती है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। अब चलिए मूर्ति कला में देखा जाए, मूर्ति कला में क्या क्या इन्होंने बनाया, ठीक है ना। आप समझ गए कि इनके यहां किन किन धातुओं की प्रतिमाएं बनी है। कसेरे तो थे ही ये लोग, तांबा इनको ज्ञात था, पीतल ज्ञात था, यानी इनकी जो धातुओं की प्रतिमा है, जो मूर्ति कला है ना, जो विभिन्न धातुओं में बनी, वो कांसा, तांबा और पीतल के अंतर्गत इनको बनाया गया है। नोट कर लीजिए। अब चलिए देखा जाए कि
कौन कौन सी प्रतिमा है इनकी जो बड़ी फेमस हुई, तो जो जिस प्रतिमा का मैं नाम लेना चाहता हूं उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए पहले ठीक से। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी चीज है कि मैं आपसे एक बात बार बार कहता हूं कि हमें कछुए से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कछुआ बहुत तेज नहीं भागता, ठीक है, बहुत धीरे चलता है, लेकिन कछुआ निरंतर चलता है। किसी भी मंजिल को पाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो निरंतरता होती है। अगर आप बहुत तेज चल रहे हैं लेकिन आप में कंटिन्यूटी नहीं है तो भी आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं कहूंगा कि ना तो बहुत तेज भागिए, तेज भागेंगे तो थक जाएंगे, बहुत धीरे भी मत चलिए क्योंकि इससे समय बहुत लगेगा, बीच का रास्ता अपनाइए। तो चलिए मूर्ति कला में इसको हम लोग मिटा के देखा जाए कौन कौन सी जो प्रतिमाएं हैं वो यहाँ के द्वारा बनवाई गई, यहाँ के कलाकारों के द्वारा बनाई गई। चलिए आइए देखा जाए। इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगर मान लीजिए कभी प्रश्न आए कि सिंधु सभ्यता में जो प्रतिमाएं बनी, खास तौर से विभिन्न प्रकार के धातुओं के द्वारा जो प्रतिमाएं बनी, ठीक है, उसमें कौन कौन सी प्रतिमाएं मुख्य रूप से शामिल है। सबसे पहले ना हम धातु प्रतिमा की बात करेंगे। प्रतिमाएं तो जो है मिट्टी की भी बनती होंगी, पत्थरों की भी बनती होंगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे धातु प्रतिमा की। और धातु में हमने 3 धातुओं का नाम लिया है जिसमें इनकी प्रतिमाएं पाई गई हैं, है ना। मूर्ति कला में सबसे पहले हम लोग धातु प्रतिमा की बात करेंगे। चलिए यानी मूर्ति कला में सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, धातु, है ना, की मूर्तियां, ठीक। और धातु की मूर्तियों में मैंने बता ही दिया कि इनकी मूर्तियां जो है 3 धातुओं से विशेष रूप से बनी हुई पाई गई हैं, कांसा, पीतल और तांबा। कांसा, पीतल और तांबा। अब सबसे पहले हम कांसे को यहां पर लिखेंगे, कांसे की प्रतिमा, कांसे की प्रतिमा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कांसे की प्रतिमा की बात करें जो सबसे ज्यादा फेमस है बच्चों, वर्ल्ड फेमस है। ये क्या है, सारी दुनिया में मशहूर है कांसे की प्रतिमा। आप देखिए यहां पर जरा ध्यान से देखिए, इस प्रतिमा की हम बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं डांसिंग लेडी, है ना। ये जो प्रतिमा है बच्चों, ये प्रतिमा पाई गई है मोहनजोदाड़ो से। ये एक नर्तकी की प्रतिमा, किसकी प्रतिमा है, एक नर्तकी की प्रतिमा। देखिए उस जमाने के जो स्टैच्यूज होते थे, उस जमाने की ये जो प्रतिमाएं होती थी ना, ये ना, इनसे उस जमाने के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कांसे की प्रतिमा में, है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त, क्योंकि आपको ये चीज भी लिखना पड़ेगा कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की प्रतिमा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की प्रतिमा, ठीक है। ये विश्व प्रसिद्ध, हम क्या कहेंगे कि ये प्रतिमा विश्व प्रसिद्ध है। ये प्रतिमा विश्व प्रसिद्ध है। चूंकि मैंने इसको बड़े लेवल पे आपको नहीं डिफाइन किया है, यहां पर थोड़ा छोटे में दिखाया है। कारण क्या है बच्चों, ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये कांसे की बनी है। पहली चीज तो ये कि आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें आज भी लाइट बरकरार है। इसके शरीर पर जो लाइट आप देख रहे हैं, चमक जो देख रहे हैं ना, वो आज भी बरकरार है। तो सोचिए, पहली चीज तो ये कि मेटल साइंस के बारे में उनकी जो जानकारी होगी वो कितनी ज्यादा बढ़िया होगी। कितना अच्छा पॉलिश किया है इन लोगों ने कि आज तक इस पर जो चमक है वो क्या है, बरकरार है। दूसरी चीज है बच्चों, इस प्रतिमा में जो दूसरी खूबसूरत चीज है, देखिए सबसे बड़ी चीज आपको मैं बताऊं, डांस। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो डांस करना जानते होंगे। देखिए बच्चों,
एक होता है डांस करना, तो शादी ब्याह में जो नागिन डांस होता है या जो लोग थिरकते हैं, हाथ पांव चलाते हैं, वो मैं उस डांस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोफेशनल डांस की बात कर रहा हूं। हो सकता है आप में से कोई प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल मतलब ये नहीं है कि आप जाकर किसी स्टेज पर डांस करते हो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि डांस की बारीकियां सबसे बड़ी चीज होती है। कि कोई भी जो आर्ट आपके अंदर है, एक बेसिक चीज होता है कि भाई बाथरूम में इंसान गाता है, सब लोग गाते हैं नॉर्मली, कोई कोई गाना गाता है। एक होता है शास्त्रीय रागों की जानकारी, एक होता है उसकी बारीकियों को जानना। तो यहां पर मैं डांसिंग की बारीकियों की बात कर रहा हूं कि अगर आप में से कोई डांस की जो बारीकियां है जानता है कि भाई डांस की कला क्या होती है, डांस के स्टेप क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि बाकायदा इसकी क्लासेस होती हैं, लोगों को सिखाया जाता है कि क्या स्टेप होना चाहिए। तो बच्चों जो डांस का विशेषज्ञ होगा, आप अगर उससे बात करेंगे, पूछेंगे, या आप में से कोई जानकार होगा, तो मैं आपको बताऊं कि मतलब देखिए कला जो होती है ना बच्चों, एक कला होती है कि नॉर्मली तौर पर आपने किसी चीज को बना दिया, भाई आम अमरूद हम लोग बना दिए कागज पे, एक ये कला हो गई। एक कला होती है कि जब कला उसको कहते हैं कि जब कलाकार के विचार जो है उसकी कला में झलकने लगे, तभी उसको कलाकार माना जाता है। कला की दुनिया में कलाकार उसको कहा जाता है जिसमें कलाकार की अभिव्यक्ति झलकने लगे। मेरी बात समझ में आ गई? अभिव्यक्ति झलकने का मतलब होता है कि एक कलाकार जो होता है वो अपनी कला के माध्यम से मैसेज देता है। वो मैसेज कैसे होते हैं दिखाई नहीं देते, लेकिन उसकी सामान को, उसकी बनाई कला को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कलाकार क्या कहना चाहता है। मेरी बात समझ में आ रही? कला वो होती है, कलाकार उसको कहा जाता है जो अपनी कला के माध्यम से सारी कहानी कह दे। कहने का मतलब ये बच्चों की बहुत से जो डांसर होते हैं वो डांस के मीडियम से जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये जो आप डांसिंग लेडी देख रहे हैं, जो डांसिंग लेडी की प्रतिमा आप देख रहे हैं, इसमें कलाकार ने क्या किया, अपनी कला की अभिव्यक्ति कर दी। सबसे बड़ी चीज है बच्चों की, एक डांस के विशेषज्ञ से जब आप पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि जब डांस करते करते आप डांसिंग के पीक पर आते हो, जब डांस करते करते डांस के पीक पर जब आप आते हो ना, तो डांसर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है। अगर आप में से कोई डांस का जानकार होगा, डांस की जानकारी उसको होगी, बेसिक चीजें जानता होगा, तो उसको पता होगा कि जब आदमी नाचते नाचते, जब डांस करते करते अपने पीक पर आता है, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। वो स्माइल आप इस प्रतिमा में देख सकते हैं। हम भाई इसको वर्ल्ड फेम का दर्जा क्यों हासिल है? इसलिए नहीं हासिल है क्योंकि ऐसी स्टैच्यू तो बहुत से लोगों ने बनाई होगी। एक कलाकार अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति जब कला में कर देता है और वो दिखने लगती है, तो माना जाता है कि एग्जैक्टली वो कलाकार है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस डांसिंग लेडी को जब आप गौर से देखेंगे, जब इसका बड़ा फिगर आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में खोलोगे, तो इसके चेहरे को गौर से देखना कि इसके चेहरे पर, इसके होठों पर हल्की सी स्माइल है जो खेल रही है। ये क्या है? ये बता रहा है कि जिस समय का कंडीशन, जो टाइम इस पर दिया गया है, इस प्रतिमा पर जो कंडीशन दिया गया है, वो ये है कि ये अपने डांसिंग के पीक पर होगी। ये क्या होगी? अपने डांसिंग के पीक पर होगी, तब जाकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई हुई है। दूसरी चीज क्या है बच्चों? दूसरी चीज ये है कि उस जमाने में जरा देखिए, कहा जाता है कि इसके बाल का जो जूड़ा होता है, महिलाएं जो बाल के पीछे जूड़ा बनाती हैं, जो लड़कियां होंगी इस चीज को समझ रही होंगी, इसके सर के पीछे जूड़ा बंधा हुआ है और बाकायदा इस तरह से बंधा हुआ है जैसे बाकायदा उसको कंघी करके तरीके से जो जूड़े बांधे जाते हैं, उस तरह का जूड़ा बांधा हुआ है। और इसका जूड़ा जो है, इसमें भी चीजें बच्चों, एक एक जो इसकी अदा है उस पर बहुत सारी बातें की जा सकती है। इसका जो जूड़ा है ना, वो पीछे की तरफ बंधा हुआ है और ये बिल्कुल जो है कंधे पर लटक रहा है, यानी जूड़े से बाल जो है इसके कंधे पर लटक रहे हैं, जो इसकी सुंदरता को बयां करता है। और दूसरी चीज क्या है कि इसको आप ध्यान से देखिए, इसका एक हाथ जो है बिल्कुल कमर पे है और एक हाथ टखने पर है। ये भी डांसिंग का एक मोड होता है।
और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो प्रतिमा आप देख रहे हो ये कंप्लीटली न्यूड है। ये क्या है? न्यूड है। समझ में आ रहा है? और देखिए एक कलाकार जो होता है ना वो अपने मन से चीजों को नहीं बनाता है बच्चों। एक कलाकार समाज में जो देखता है, जो सोसाइटी में देखता है, समझता है, उसी चीज को जो है वो कैनवास पर उतारता है। तो कहने का मतलब ये है कि वही मैं आपसे कह रहा था कि कई बार आज के ज़माने के लोगों को लगता होगा कि वो ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन इनको देखने के बाद तो फिर वो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। आज अमेरिका वगैरह में, आज यूरोप में एक कल्चर है बच्चों जिसको न्यूड कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूड कल्चर। कहीं कहीं उसे पॉपुलर कल्चर भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बार होते हैं जिसमें ऊपर लिखा होता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात आपसे नहीं कर सकता। बहुत से बार अमेरिका वगैरह में, कभी आपको मौका मिले जब आप जाएंगे यूरोप, तो वहाँ ऊपर लिखा होता है कि दिस इज फॉर दोज पर्सन ओनली वन द न्यूड पर्सन। ऊपर लिखा होता है ओनली वन द न्यूड पर्सन, यानी उसमें जितने भी लोग जाते हैं वो बिल्कुल, समझ रहे हैं, कपड़ा लेस, मतलब कपड़ा नहीं, क्लॉथलेस होकर वो लोग अंदर जाते हैं। कलर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अंदाजा लगाइए आज के ज़माने में, आपने अगर ब्रिटनी स्पियर्स का नाम सुना है, मडोना का नाम सुना है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा क्योंकि आप शायद मुझसे ज़्यादा जानते होंगे इन चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ है क्योंकि आप एडवांस हैं, आप लगातार देख रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं जो इंग्लिश सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, मैं अंग्रेजी सॉन्ग नहीं सुनता। तो ये चीज़ है बच्चों की, जो चीज़ें आज यूरोप में हो रही हैं वो चीज़ें बहुत पहले घटित हो चुकी थी। तो यही बात मैं आपसे बताना चाह रहा था कि अगर कोई इस बात का गुरूर करे कि वो ज़्यादा एडवांस है, तो इन चीज़ों को देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि हमारे जो बुढ़वा पुरनिया थे वो ज़्यादा एडवांस रहे होंगे। बैरकैफ, तो अब आप समझ गए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इस प्रतिमा ने ना वो माला वगैरह पहन रखी है अपने गले में, बाकायदा इसके गले में ज्वेलरी लटक रही है। इसके हाथों में ना, उस ज़माने में फैशन पता चलता है कि उस ज़माने की जो विमेंस होती थी वो चूड़ियाँ कैसे पहनती। इसके हाथों में ना जो चूड़ी आप देख रहे हो, ये चूड़ी पूरे यहाँ तक, ये कोहनी तक इसकी चूड़ी जो है भरी हुई है हाथों में। तो मतलब आज भी हमारे देश में चूड़ी पहनने की अलग अलग जो है अदाएँ हैं। राजस्थान में भारी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, या फिर यूपी के क्षेत्र में जाइए, यहाँ कांच की चूड़ियाँ। तो लेकिन यहाँ जो चूड़ी इन्होंने पहन रखी है वो पूरे हाथ तक है, पूरे केहनी तक है, पूरे कोहनी तक है। मतलब ये है कि ये उस ज़माने का रिवाज रहा होगा। उस ज़माने में महिलाएं इस तरह की चूड़ियाँ पहनती होंगी, तभी तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाया गया। क्योंकि एक कलाकार अपने मन से जो है चीज़ों को नहीं दिखाता है ना, क्योंकि उसमें बड़ा रिस्क होता है। ठीक है, तो ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, इसका हर जो एंगल है ना बच्चों, वो अपनी एक दास्तान कह रहा है। तो जो मूर्ति कला में सबसे ज़्यादा जो फेमस इनकी प्रतिमा है, वो प्रतिमा कौन सी है? डांसिंग लेडी की प्रतिमा है, जो यहाँ पर सामने दिखाई दे रही है। तो हमने इसके बारे में यहाँ पे लिख दिया। कांसे की प्रतिमा जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ये विश्व प्रसिद्ध है। मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन आपको कर दिया, अब यहाँ पे लिखाना जरूरी नहीं समझता। अब और भी कुछ प्रतिमाओं के बारे में हम लोग चलिए बात करते हैं कि और कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं। अब हम ना पत्थर की प्रतिमाओं के बारे में बात करेंगे। पत्थर की मूर्तियां, तो चलिए हम लोग पत्थर की मूर्तियों के बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग मिटा देते हैं। पत्थर की प्रतिमाएं, पत्थर से बनी हुई प्रतिमाएं, ये मतलब ये तो मान लीजिए हम लोगों ने कांसे वाला पढ़ा, पत्थर वाला पढ़ा जाए, देखा जाए कि यहाँ पर प्रस्तर से यानी पत्थर से जो प्रतिमाएं बनाई जाती थी वो कैसी थी। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों ना कि प्रतिमाओं को देख कर ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बनाने वाला कैसा होगा
और वो किस लेवल पर होगा, ठीक है। किसी कलाकार के कला को आप देख के बता सकते हो कि कलाकार किस लेवल पर होगा, क्योंकि एक जनरल काम करने वाले में, एक जनरल आर्टिस्ट में और एक विशेषज्ञ में बड़ा अंतर होता है। सिंधु सभ्यता के जो कलाकार थे, जो मूर्तिकार थे, वो विशेषज्ञता को प्राप्त कर चुके थे, है ना, यानी एक स्पेशलिटी थी उनके अंदर। ये चीज जो है यहाँ पर दिखाई देती है। तो चलिए देखा जाए, यहां पर हम एक हेडिंग डाल देंगे, पत्थर से बनी हुई प्रतिमाएं। पत्थर से बनी हुई प्रतिमाएं। पत्थर से बनी हुई प्रतिमाएं। चलिए यहां पर देखा जाए, ये जो आप प्रतिमाएं देख रहे हैं, मैंने एक लाइन कही थी बच्चों आपसे कि जो एक जनरल कलाकार में और एक विशेषज्ञ में बड़ा फर्क होता है। एक जो स्पेशलिस्ट होता है वो अगर किसी चीज को डिफाइन करता है तो उसके बताने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पर पत्थर से जुड़ी हुई जो प्रतिमाएं हैं ना, उनको देखिए और गौर से पहचानिए। ये प्रतिमा देखिए, ये भी क्या है, मूर्ति है। आप देखिए ये जो है एक योगी की मूर्ति है, एक योगी की प्रतिमा है जो प्रस्तर से बनी हुई है, जो पत्थर से बनी हुई है। इस प्रतिमा को देखने के बाद ना बहुत सारे बात सामने आते हैं उस जमाने के बारे में, ठीक है ना। तो हम ना क्या करते हैं, हम पत्थर से जुड़ी हुई प्रतिमाओं का जो अध्ययन है वो दो भागों में करते हैं ना। इन प्रतिमाओं का अध्ययन ठीक है, हम दो भागों में बांट कर करते हैं, दो भागों में बांट कर करते हैं, ठीक। जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त, एक तो हो गया मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रतिमाएं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रतिमाएं, और दूसरा जो हो गया बच्चों वो हो गया हड़प्पा से प्राप्त प्रतिमाएं। ये दोनों ही आप लोग नोट कर लीजिए। यानी दो भाग में हम बांट के अध्ययन करेंगे। जो प्रस्तर से निर्मित प्रतिमाएं हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो हम दो भागों में बांटकर इनका अध्ययन करेंगे। आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके बारे में आप सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप नोट करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया। अब चलिए सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रतिमाओं की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रतिमाएं, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 पे हम मोहनजोदड़ो का नाम लेंगे कि वहां से देखा जाए कौन सी प्रतिमा पाएगी। और जितनी भी प्रतिमाएं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सब फेमस है ना, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई होंगी कला के दृष्टिकोण से, उन पर हम लोग बात करेंगे। यानी चलिए
हेडिंग डालते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रतिमाएं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त, एक मिनट बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ चलिए आइए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रतिमाएं। चलिए देखा जाए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रतिमाओं के बारे में देखा जाए तो बच्चों हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे योगी की प्रतिमा। क्या लिखेंगे? योगी की प्रतिमा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेमस है। मोहनजोदड़ो से एक योगी की प्रतिमा पाई गई है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो से एक योगी की प्रतिमा पाई गई है। मोहनजोदड़ो से एक योगी की प्रतिमा पाई गई है। चलिए यहां पे देखा जाए, ये देखिए, आप ध्यान से जाकर देखिए, ये योगी की प्रतिमा है जो मोहनजोदड़ो से पाई गई। चूंकि ना मैंने एक चीज आपसे कहा कि देखिए जो आर्ट होता है, जो कला होता है, उसके दो रूप होते हैं। एक तो जनरली कोई चीज बना दी जाती है लेकिन उसमें स्पेशलिटी नहीं होती। असल कला वो होती है जिसमें वास्तव में कला वो होती है जिसमें कलाकार को कुछ कहना ना पड़े, बल्कि उसकी कला जो है खुद ही बोल दे। तो यहां पर देखिए, कहने का मतलब ये बच्चों, यानी इसमें एक कलाकार की विशेषज्ञता झलकती है, कहने का मतलब ये है। तो यहां पर देखिए, ये जो योगी की आप प्रतिमा देख रहे हैं, इससे कई बातें सामने आती हैं। पहली चीज तो ये कि ये योगी की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये योगा के एक मुद्रा को दर्शाती है, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि ये योग की शांभवी मुद्रा में है। किस मुद्रा में है बच्चों? योग की शांभवी मुद्रा में। आप इस योगी की आंखों को देखिए, ये आंखें आधी खुली हुई हैं और सीधे नाक के अगले भाग पर केंद्रित है ना। योग की एक मुद्रा होती है जिसमें योग करते समय आंखें जो है वो नाक के अगले भाग पर केंद्रित हो जाती हैं। किस पे केंद्रित हो जाती हैं? नाक के अगले भाग पर, जिसको कहते हैं अग्रनासिका पर केंद्रित हो जाती हैं। समझ में आ गया? इसमें क्या होता है? इसे कहते हैं योगा की शांभवी मुद्रा। कौन सी मुद्रा कहते हैं बच्चों? योगा की शांभवी मुद्रा, ठीक है ना। योगा की कई मुद्राएं होती हैं बच्चों, जैसे कि ज्ञान मुद्रा है और तमाम मुद्राएं, तो इसको कहते हैं योगा की शांभवी मुद्रा। तो ये पहली चीज ये बता रही है। देखिए कई बातें डिफाइंड होती हैं कि इस योगी की प्रतिमा से ये भी बात साबित होती है कि सिंधु सभ्यता के लोग योग जानते थे। ये क्लियर हो गया कि भारत में योग की शुरुआत सिंधु सभ्यता में सबसे पहले पाई जाती है। मतलब ना यहां से कई चीजें क्लियर होती हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग लिख दें इसके बारे में। ये देखिए, ये बात, इसका प्रूफ भी मिलता है, ठीक है ना। इस प्रतिमा को देखने के बाद कई बातें सामने आती हैं। इस प्रतिमा को देखने के बाद कई बातें सामने आती हैं। कई बातें सामने आती हैं, ठीक है। जैसे पहली चीज तो ये कि यह योग की शांभवी मुद्रा में है। यह योग की शांभवी मुद्रा में है। योग की शांभवी मुद्रा में, क्योंकि देखिए कहने को मैंने क्या बोला आपसे,
मैंने यही बोला ना कि एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो अपनी बातें बता देता है अपनी कला के माध्यम से। तो ये योग की शांभवी मुद्रा में है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता में योग था, मौजूद था। यानी ये चीज क्लियर हो गया कि अगर कभी प्रश्न आता है कि भारत में योग की शुरुआत कहां से होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? सिंधु सभ्यता से होती है। क्योंकि आप एग्जांपल देंगे कि मोहनजोदड़ो से एक योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो योग की शांभवी मुद्रा में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज आप देखिए, ये जो योगी को दिखाया गया है कि हल्की दाढ़ी, यहां पर देख रहे हैं बच्चों, ये ना, ये क्या है? ये लाइनिंग आप देख रहे हैं चेहरे पे नीचे की तरफ, ये क्या है? ये हल्की दाढ़ी को दिखाता है। मतलब उस जमाने में जो योगी होते होंगे या जो पुरोहित होते होंगे वो दाढ़ी रखते होंगे। हम लोग इसको मिटाएंगे तभी लिखेंगे बच्चों, ठीक है? पहले मिटा देते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं, ठीक है? ये चीज हो भी गई होगी। चलिए इसको मिटा के मैं आपको लिखता हूं। चूंकि ना आप के पास अगर कंटेंट होता है, मान लीजिए अगर आपके पास जितना ज्यादा कंटेंट होगा ना, उतना ही अच्छे से आप चीजों को डिफाइंड कर पाएंगे। बच्चों आप टेलीग्राम पर ज़रूर आइएगा। टेलीग्राम पर आकर आप मुझसे बात करिए। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप टेलीग्राम पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। और लाइव क्लास भी शुरू होने जा रही है सोमवार के दिन से, तो आप सबको सोमवार के दिन आना है 11 बजे से। वो बिल्कुल फ्री क्लास होगी, उसमें कुछ भी आपको नहीं देना है। बस मेरे प्रोफाइल पर क्लिक करिए, मोहम्मद नदीम है ना, स्पेशल क्लासेस, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, सर्च करिए मोहम्मद नदीम स्पेशल क्लासेस और सीधे सर्च करिए मोहम्मद नदीम स्पेशल क्लासेस और सीधे क्लास से जुड़ जाइए। अब आइए हम लोग यहां पर चलिए देखा जाए, कुछ चीजें और लिखता हूं मैं। हम लिखते हैं कि इस प्रतिमा को देखने के बाद 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 ये पता चलता है, इस प्रतिमा को देखने के बाद ये पता चलता है कि उस समय योगी अथवा पुरोहित दाढ़ी रखते थे, दाढ़ी रखते थे, या चेहरे पे उनके हल्की दाढ़ी होती थी। योगी या पुरोहित दाढ़ी रखते थे। हल्की दाढ़ी रखते थे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चीजें समझ में आ रही हैं? यानी उस स्टैचू के हर एंगल पर हम लोग बात करें, चूंकि ना ये आर्ट एंड कल्चर का पूरा टॉपिक है, तो आर्ट एंड कल्चर में सिंधु सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपके पास कंटेंट है तो आप अच्छी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए यहां पर देखिए, इस प्रतिमा को देखने के बाद ना कुछ और बातें पता चलती हैं। जैसे संभवतः सिंधु सभ्यता के लोगों के होंठ जो है वो मोटे होते होंगे, ये भी पता चलता है। इस प्रतिमा का जो माथा है वो ढलवा है, तो ये भी कहा जाता है कि उनके जो है यानी सिंधु सभ्यता के लोगों का जो माथा होता था वो ढलवा होता था। अच्छा नीचे देखिए, यानी जो काम की चीज है, जो चीज यहां समझनी है, इस योगी ने
इन्होंने यानी इन योगी ने तिपतिया शाल ओढ़ रखी है। यानी देखिए कहने का मतलब है कि इन्होंने शॉल भी पहना ही, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल कपड़े के नहीं होते थे, वो कपड़ा भी पहनते थे, शॉल ओढ़ते थे। और इस पर जो फूलों के निशान है बच्चों, ये जो फूल आप देख रहे हैं इस स्टैचू के ऊपर, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो अर्बन सिविलाइजेशन के लोग होते हैं, जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं, उनके अंदाज अलग होते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो शॉल इन्होंने ओढ़ी है वो ना नॉर्मल नहीं है, बल्कि क्या है, इस पर फूल और पत्तियां बनी हुई हैं। तो हम लिखेंगे कि योगी के शरीर पर, आगे मिटा देते इसको, हम लोग लिखेंगे कि योगी के शरीर पर एक शॉल है जिस पर तिपतिया अलंकरण देखने को मिलता है। हम लोग लिखेंगे कि योगी के शरीर पर एक शॉल है जिस पर तिपतिया अलंकरण देखने को मिलता है। क्या लिखेंगे कि योगी के शरीर पर एक शॉल है जिस पर तिपतिया अलंकरण देखने को मिलता है। जिस पर तिपतिया अलंकरण देखने को मिलता है। समझ में आ रही है चीजें ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिस पर तिपतिया अलंकरण देखने को मिलता है, ये चीज नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिए। ठीक, अब चलिए आगे देखा जाए। तो प्रस्तर प्रतिमा जो आपने देखा है, ये योगी की प्रतिमा, ये योगी की प्रतिमा, ये हो गई बच्चों। अब चलिए हम लोग बात करें हड़प्पा से प्राप्त प्रतिमाएं। मतलब इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या बात करेंगे, हड़प्पा से प्राप्त प्रतिमाएं। इसको इरेज कर देते हैं। मूर्ति कला में हम लोग जो है प्रस्तर निर्मित यानी पत्थर निर्मित प्रतिमाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं हड़प्पा से प्राप्त प्रतिमाएं। दूसरे नंबर पर लिखेंगे हड़प्पा से प्राप्त प्रतिमाएं। हड़प्पा से प्राप्त प्रतिमाएं, चलिए देखा जाए कि हड़प्पा से जो प्रतिमाएं मिली हैं वो क्या है। तो लिखेंगे बच्चों, देखिए यहां पर जो प्रतिमाएं हमें मिली हैं उसमें सिर नहीं है। मतलब हड़प्पा से जो प्रतिमाएं मिली हैं वो सिर विहीन मिली है। इसका मतलब ये है कि सिर होगा भाई 3,500-4 हजार साल गुजर गए भाई। कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा अरसा होता है ना, तो समय के हाथों बहुत सी चीजें क्या हो गई, नष्ट भी हो गई। तो यहाँ पर जो प्रतिमाएं मिली हैं वो प्रस्तर की तो हैं, यहाँ पर जो प्रतिमाएं मिली हैं वो पत्थर से बनी हुई हैं, लेकिन उनमें सिर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि यहां से जो प्रतिमाएं मिली हैं वो सिर विहीन है। क्या है बच्चों, सिर विहीन है। यहां से जो प्रतिमाएं मिली हैं वो सिर विहीन है। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, देखा जाए कैसे बनी हुई। तो देखिए यहां पर ना कई तरह की प्रतिमाएं मिली हैं। लाल बलुए पत्थर से निर्मित प्रतिमाएं,
यहां से लाल बलुए पत्थर से निर्मित प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। यहां से लाल बलुए पत्थर से निर्मित प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। यहां से लाल बलुए पत्थर से निर्मित प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक, दूसरे नंबर पर देखिए, दूसरे नंबर पर देख लीजिए, स्लेटी पत्थर, आपने नाम सुना होगा, स्लेटी पत्थर से निर्मित प्रतिमाएं। स्लेटी पत्थर से निर्मित प्रतिमाएं। स्लेटी पत्थर से निर्मित प्रतिमाएं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। मटेरियल मैं बता रहा हूं, पहला तो लाल बलुए पत्थर से निर्मित प्रतिमाएं, दूसरा बता रहा हूं स्लेटी पत्थर से निर्मित प्रतिमाएं। ये मटेरियल्स के नाम आप नोट कर लीजिए, आपको आंसर में मेंशन करना होगा, नंबर अच्छा मिलेगा। अच्छा, इस पर भी कयास लगाया गया है कि ये जो प्रतिमाएं मिली हैं ये संभवतः जैन धर्म के प्रथम जो प्रचारक हैं उनकी प्रतिमाएं। आपको पता ही है ना, ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पार्श्वनाथ, वो सिंधु सभ्यता में ही इनका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म सिंधु सभ्यता में हुआ था। तो ये ऐसा कहा जाता है कि संभवतः ये प्रतिमाएं उन्हीं से संबंधित हैं। तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए। मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है ना। और यहां पर हम लिखेंगे कि इन प्रतिमाओं का संबंध जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पार्श्वनाथ के साथ जुड़ा, सॉरी ऋषभ देव, बच्चों क्षमा करिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, पार्श्वनाथ तो 23वें तीर्थंकर थे, है ना। तो हम लोग इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे कि ऐसा माना जाता है या इन प्रतिमाओं का संबंध जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के साथ जोड़ा जाता है। ऋषभ देव के साथ, ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के साथ जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है, ठीक है ना। और आपको पता ही होगा कि जो ऋषभ देव थे उनका जो संबंध था वो किस पशु से था, कुबड़ वाले सांड के साथ, ठीक है ना। यानी कुबड़ वाला सांड उनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो ये चीजें नोट कर लीजिए। कुछ और कलाओं का भी जिक्र होना बाकी है, कुछ और कलाओं पर भी चर्चा होनी बाकी है। सबसे पहले आप लोग इसको नोट करिए,
फिर हम लोग कुछ और कलाओं की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हो गया? चलिए कुछ और कलाओं पर डिस्कस कर लिया जाए। आज इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ताकि सिंधु सभ्यता पर। और बच्चों आपको मैं बता दूं कि मंडे से स्पेशल क्लासेस की शुरुआत हो रही हैं। आप सबको 11 बजे से आना है, फ्री क्लास है, कुछ भी उसका पेमेंट नहीं लगेगा। अगर कोड मांगेगा तो आप SP नदीम कोड डाल देंगे क्लास से जुड़ने के लिए। चलिए कुछ और कलाओं पर हम लोग जिक्र करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि कलाएं कई तरह की होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे डांस की, नृत्य कला की, ठीक है। तो ये चीज भी हम लोग यहाँ पे रेस कर लेंगे और लिखेंगे नृत्य कला। क्या लिखेंगे बच्चों? नृत्य कला। बात डांस की हो, भाई नृत्य भी अपने आप में एक आर्ट है, कला है। और ये देखिए, ये हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। इसकी बात करेंगे नृत्य संगीत या नृत्य कला की। नृत्य कला की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। नृत्य संगीत या नृत्य कला। तो चलिए आइए नृत्य कला पर बात करते हैं। तो देखिए साहब, सिंधु सभ्यता के लोग जीवंत तो थे ही, नाच गाने भी होते थे। वो जो नर्तकी की प्रतिमा, डांसिंग लेडी की जो प्रतिमा मिली है, उसको देखकर तो ऐसे ही लगता है। और डांस विदाउट सॉन्ग इनकम्प्लीट, यानी बिना संगीत के नृत्य का तो कोई मजा ही नहीं है। ये तो आपको पता ही है, संगीत और नृत्य एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग जीवंत थे, नृत्य संगीत के प्रोग्राम होते होंगे, ठीक है। और ये जो डांसिंग का अंदाज है, अब किस लेवल का नृत्य होता था, वो डांसिंग की जो प्रतिमा है उसको देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों के जो मतलब नृत्य का जो तरीका था, नृत्य का जो अंदाज था, वो कैसा था, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग नृत्य संगीत के शौकीन थे। नृत्य संगीत के शौकीन थे, है ना। नृत्य मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी को देखकर हम लोग लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी को देखकर इस बात का पता चलता है, इस बात का पता चलता है। सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक होता है डांस करना और एक होता है डांस में स्पेशलाइजेशन रखना। क्योंकि उस नर्तकी को देखकर ऐसा तो लगता है कि जो डांसिंग थी वो स्पेशलाइज थी।
तो जाहिर सी बात है कि जब डांस स्पेशलाइज होगा तो संगीत भी स्पेशलाइज होगी, क्योंकि कहा जाता है कि जो डांस है वो बिना सॉन्ग के इनकम्प्लीट है। तो सॉन्ग और डांस का नाता है। तो ये चीज़ है कि वहाँ पर जो भी डांस होता होगा, जिस तरह का भी होता होगा, वो शानदार रहा। मतलब उसको देख कर तो ऐसे ही लगता है, और संगीत भी वहाँ पर तरह तरह के प्रचलित रहे होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का पता चलता है। डांस के जो ओकेजन्स हैं या फिर जो मनोरंजन के ओकेजन्स हैं वो समय समय पर होते होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। और नृत्य कला के बाद हम लोग कुछ और कलाओं के बारे में जिक्र करेंगे। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, कुछ और चीज़ों के बाद बात करेंगे। कुछ और चीज़ें थी जिससे उनकी कला का प्रदर्शन चलता है, कुछ वस्तुओं का निर्माण किया उन लोगों ने। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने कला के प्रति रुचि का पता उनके द्वारा निर्मित है ना वस्तुओं को देखकर भी लगाया जा सकता है। ठीक, जैसे बच्चों मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने कुछ वस्तुओं का निर्माण किया, तो उनके अंदर जो आर्ट था वो उस वस्तुओं पर देख के समझ में आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपनी कला का जो इजहार है वो अपने मुहरों पर किया है। तो सबसे पहले हम नाम लेंगे सिंधु सभ्यता में बनी हुई मुहरों के बारे में, है ना, जो विभिन्न जगहों से पाई गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये जो आप फिगर देख रहे हो ये उनके मुहर पर अंकित है। यहाँ पर देखिए, ये जो एक सींग वाला जानवर देख रहे हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, संभवतः यह उनका कुल देवता था। आप देखिए, आप अगर ऋतिक रोशन की मूवी जो है मोहनजोदाड़ो देखोगे, ऋतिक रोशन की मूवी मोहनजोदाड़ो देखोगे, तो वहां पर इस पशु के बारे में दिखाया गया है। ये एक सींग वाला पशु देखिए, बाकायदा इसको भोजन कराया जा रहा है। यहाँ पर नीचे भोजन का पात्र रखा है ना। ये चीज आप देख रहे हो ना, संबंध, एक मिनट, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो देख रहे हो बच्चों, ये देखो, ये मुहर के ऊपर जो है ये फीचर बना हुआ है। ये एक सिंग वाला कोई पशु है। वैसे ये काल्पनिक पशु था। एक सिंग वाला पशु जो है ना, ये काल्पनिक पशु था। ये बताया जाता है कि संभवतः ये सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा इस पशु का वो वर्णन आया है, या ये सबसे ज्यादा वो उनके लिए खास था। इसके एक सिंह है। ऊपर जो है ना सिंधु सभ्यता की लिपि भी दिखाई दे रही है। देखिए बच्चों, ये सिंधु सभ्यता की लिपि है। इस तरीके से जो है वहां के लोग लिखते रहे होंगे। अब ये जो लिपि आप देख रहे हो ना, ये क्या है? ये चित्रांकन है। जैसे मछली बना दिया, पेड़ पौधा बना दिया, तो ये ना मैपिंग लिपि है जो कि जो है बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। 400 वर्ण जो है वो इस लिपि में पाए गए हैं। तो ऊपर जो है इस पशु के बारे में कुछ लिखा गया है, लेकिन चूंकि ये जो लिपि है ये पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए कुछ पता नहीं चलता है कि क्या इसमें कहा गया है। लेकिन इस पशु को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पशु है इसको बाकायदा एक पात्र में भोजन दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब भोजन कराया जा रहा है तो ये एक प्रकार का क्या है बच्चों, इस पशु के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है। तो ना
आप देख सकते हैं इस पशु को जितनी सुंदरता से बनाया गया है, जितना बढ़िया से इसको जो है मोहर पर डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर जो पात्र आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फूल की तरह से पात्र को बनाया गया है, फ्लावर की तरह बनाया गया है। तो इससे पता चलता है कि इनकी कला का अंदाज़ा, आप इसका सींग देखिए, सींग जो है इतना खूबसूरत बनाया गया है ना। और इसके गले में जो करधनी पहनाई गई है वो भी जो है अपने आप में बड़ी सुंदर लग रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मुहरों पर कला का प्रदर्शन हुआ है। सिंधु सभ्यता में जो मुहर पाई जाती थी वो दो प्रकार की पाई जाती थी, वर्गाकार और आयताकार। सबसे ज्यादा मात्रा में वर्गाकार मुहर पाई गई है। ये आईएएस का प्रश्न भी रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज देख रहे हैं। तो मोहरों पर इन्होंने कला का प्रदर्शन किया बच्चों। मोहरों पर ही हमें कुबड़ वाले सांड के बारे में पता चलता है। मोहरों पर हमें मोहरों पर हमें एक सिंग वाले पशु के बारे में पता चलता है। मोहरों पर ही हमें जो है वो विभिन्न प्रकार के पशुओं के बारे में पता चलता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों कि मोहर पर ही जो है ये सिंग वाले देवता यानी पशुपति को दिखाया गया है, है ना। तो ये चीजें देख सकते हैं आप, मुहर पर इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आप देखिए कि पशुपति के दाहिनी तरफ जो है वो गेंडा और बाघ और गेंडा दिखाए गए हैं। बाईं तरफ जो है वो भैंसा दिखाया गया है, हाथी और भैंसा दिखाया गया है। ऊपर जो है ना कुछ लिखा गया है जो कि मैपिंग के अंतर्गत लिखा गया है ना, चित्रात्मक लिपि में लिखा गया है। तो ऊपर आप देख सकते हैं, सामने नीचे पैरों की तरफ जो है दो हिरण को खड़े हुए दिखाया गया है। तो बहुत से इनकी जो मान्यताएं हैं उसका पता चलता है, बहुत से चीजों का पता चलता है ना, बहुत सी जो धार्मिक मान्यताएं हैं इसका पता चलता है। तो यहाँ पर देख लिया आप लोगों ने। अब चलिए हम लोग इसको डिफाइन कर दें कि सिंधु सभ्यता के कला का प्रदर्शन सिंधु सभ्यता में कला का प्रदर्शन उनके मुहरों पर देखा जा सकता है ना। जैसे एक मुहर पर एक सिंग वाला पशु दिखाया गया है, जिसके सामने एक पात्र में भोजन रखा गया है। ठीक है ना, दिखाया गया है। जो भोजन कर रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से उसे मुहर पर दिखाया गया है, जिस प्रकार से उसे मुहर पर उकेरा गया है, वो शानदार है, वो सुंदर है। ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों मुहर कुगड़ वाले सांड को भी दिखाया गया है ना। साथ में पशुपति को भी दिखाया गया है। नोट कर लीजिए, इस लाइन को लिख लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इस लाइन को। फिर हम लोग मिटाते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं एक दो और चीजों पर।
इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और कुछ और चीज़ों पर आप लोगों से मैं बात करता हूँ। मुहर के बाद बच्चों इनकी जो कला है आप मनके में देख सकते हैं। मनका के बारे में मैंने बताया था कि ये एक प्रकार की पत्थर होते थे, एक प्रकार के सुंदर और कीमती पत्थरों को मनका कहा जाता था। ये चीज़ मैंने आपको बताया है। आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए बच्चों, ये एक प्रकार से मनका है। ये खूबसूरत पत्थर होते थे जिनका प्रयोग लोग श्रृंगार में करते थे। वैसे मनके का प्रयोग अंगूठी के रूप में किया जाता था। उन लोगों को ये बात पता थी कि पत्थरों का शरीर पर अपना अलग इफेक्ट पड़ता है, तो इन पत्थरों का प्रयोग वो लोग करते थे। अब मनका जो होता था उसको पहले निकाला जाता था, है ना। उन पत्थरों को पहले खोद कर निकाला जाता था, फिर उनको तराशा जाता था, पॉलिश किया जाता था, फिर सुंदर बनाया जाता था, तब जाकर लोग उसको अपने शरीर पर धारण करते थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि चंद हुदड़ों से मनके का एक कारखाना ही मिला है जिसकी खुदाई अर्नेस्ट मैके के द्वारा करवाई गई थी। तो मनका जो है आज भी बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज भी किसी ज्योतिषी के पास आप जाएंगे, आप अपना हाथ दिखाएंगे तो वो आपसे बोलेंगे कि भाई आप ये पत्थर धारण करिए। आपको पता ही है कि मनका आज भी चल रहा है। सलमान खान जो हाथों में ब्रेसलेट पहनते हैं, जो नीले रंग का पत्थर है, वो भी एक मनका ही है। तो आज भी मनके का चलन जारी है। शरीर पर पत्थरों का अपना अलग प्रभाव होता है। तो इसके बाद हम लोग मनके के बारे में ये देख लीजिए, ये मनका ही है, ये मनके का हार है, देख लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं मनके के बारे में। तो यह एक प्रकार का सुंदर और कीमती पत्थर होता था। एक प्रकार का सुंदर और कीमती पत्थर होता था। मनके के बारे में ये चीज है। उस समय लोग इस पत्थर को अंगूठी में पहनते होंगे, ठीक है, या फिर जो है और भी जिस रूप में, वैसे बेसिकली अंगूठी में ही ये पत्थर पहने जाते हैं। जैसे एक नाम मैं आपको बता रहा हूं, अकीक, एक वर्ड फेमस है अकीक। अकीक एक पत्थर होता है जो लोग शरीर में धारण करते हैं, अकीक एक पत्थर होता है जो लोग अंगूठी में पहनते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही चमकीले, क्योंकि ना सबसे पहले बच्चों ये जो पत्थर होंगे इनको तराशा जाता होगा, इन पर पॉलिश होता होगा, पॉलिश करने के बाद उनको सुंदर रूप दिया जाता होगा, सुंदर शेप दिया जाता होगा, तब जाकर जो है इस पत्थर को धारण किया जाता होगा। तो इन मनकों को देखकर भी उनके कला का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम लोग लिख लेंगे कि इन मनकों को, इन पत्थरों को पहले तराशा गया होगा, है ना। फिर विभिन्न डिजाइन बनाए जाते होंगे, तब जाकर लोग इन्हें शरीर पर धारण करते होंगे, तब जाकर लोग इन्हें शरीर पर धारण करते होंगे। तो बच्चों यहाँ से एक बात और पता चलती है कि
आम से खास बनने के लिए दुनिया की हर चीज को चोट सहनी पड़ती है। चाहे हम हो चाहे आप हो, किसी भी मंजिल पर जाने के लिए कई तरह के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो चीज खास बनती है। ये एक सच्चाई है बच्चों। हमेशा पूरी जिंदगी आप इस बात को ध्यान रखना कि जब भी किसी चीज का निर्माण होता है तब उस चीज को दर्द सहनी पड़ती है, और बिना किसी दर्द के किसी प्राप्ति का एहसास नहीं होता है। तो यकीन मानिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कभी आपके रास्ते में तकलीफें आती हैं, कभी आपके रास्ते में तकलीफें आते हैं, तो घबराइए मत बच्चों। हमेशा जान लीजिए कि जब जब आपके ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं तब तब आपका जो निर्माण है वो शुरू होता है ना। तो इनसे घबराना नहीं चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। किसी ने लिखा है कि मन मोहन मन भावन तरु मुझको आज बुलाते हैं, मन मोहन मन भावन तरु मुझको आज बुलाते हैं, पर ये जो वादे मेरे मुझको याद आ जाते हैं। अभी कहाँ विश्राम, ये निमंत्रण मोक चलना है, अभी तो मीलों मुझको चलना है। तो बच्चों, ये एक जिंदगी का दस्तूर है ना, कि जब जब किसी चीज का निर्माण होता है तब तब उसको चोट सहनी पड़ती है। आप एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले लो, आप एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे कोई कुम्हार जो होता है, जब घड़ा बनाने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले बच्चों को मिट्टी लेके आता है। जो मिट्टी होती है सबसे पहले उसे कूटता है और कूट के उसको क्या करता है, स्पेसिफाई बनाता है, उसको घड़ा बनाने लायक बनाता है, उसे घड़ा बनाने लायक बनाता है ना। उसके बाद उसमें बहुत सी चीजें मिक्स की जाती हैं, उसे हथौड़े से पीटा जाता है ना। पीटने के बाद जो है उसको उस लेवल पे लाया जाता है। आप देखेंगे तब जाकर वो कुम्हार के चाक पर वो मिट्टी चढ़ती है। उसके बाद बच्चों कुम्हार उसको जगह जगह से दबाता है, तब जाकर वो एक घड़े का शक्ल लेता है। उसमें तरह तरह की कढ़ाई की जाती है, तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं, तब जाकर उसके बाद बच्चों वो धूप में सूखता है, फिर उसको आग में जलाया जाता है, तब जाकर वो घड़ा बाजार में आता है और फिर वो हमारे घर में आता है। तो आप सोचिए कि मिट्टी के घड़े से हमने ये सीख लिया कि किसी भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज जिसका निर्माण होता है उस पर दबाव बनते हैं, उस पर चोट बरसाए जाते हैं, तब जाकर वो चीज जो है बनती है। आप कोई ऐसा एग्जाम्पल मुझको बता दीजिए जिसमें बिना मुश्किल के, बिना कठिनाई के कोई चीज मिलती हो। यकीन मानिए ऐसा नहीं होता है। तो ये आपके लिए मैंने बताया है कि बच्चों घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके रास्ते में मुश्किलात आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, तो समझ जाइए, अलर्ट हो जाइए कि आपके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है बच्चों, तो वही चीज है, घबराना नहीं है, आगे बढ़िए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। मनके के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए हम लोग जो है थोड़ा सा एक और पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर कोशिश करेंगे आज ज्यादा से ज्यादा इसको डिटेल में बात करेंगे और इसको कंप्लीट करने की भी कोशिश करेंगे। तो मनके के बाद बच्चों अगला जो मैं लेता हूँ टॉपिक, इनकी कला का इजहार जिन जिन चीज़ों में हो रहा है, इनकी कला का इजहार जिन जिन चीज़ों में हुआ है उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो चलिए, मनके के बाद बच्चों मैं एक और वस्तु का नाम ले रहा हूँ। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मृद भांड। जी हाँ बच्चों, उस जमाने में लोग ना सामान को रखने के लिए मृद भांड का यूज करते थे। क्या करते थे? मृद भांड का यूज करते थे। मृद भांड आपने देखे होंगे गांव में, अगर आप रहते हैं तो गांव में बच्चों आप देखे होंगे कि बड़े बड़े कोठार बनाए जाते थे, बड़े बड़े मृद भांड होते थे। इसमें जो है अनाज रख दिया जाता था। क्या रखा जाता था? अनाज।
ठीक है, इस तरह के मृदभांड, कुछ मृदभांड ऐसे भी पाए जाते थे। देखिए ये कोठार कहा जाता था इसको, ठीक है, ये कोठार होते थे बच्चों। और इसमें क्या होता था, इसमें अनाज वगैरह, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मिट्टी के ये मृदभांड जिसमें ना अनाज रखे जाते थे, गेहूं और चावल रख दिए जाते थे, और बहुत लंबे समय तक के लिए उन अनाजों को सुरक्षित रखा जा सकता था। तो आज भी भारत के गांव में ये चीज़ें ज़रूर होंगी, क्योंकि मेरा मानना है कि धीरे धीरे ये चीज़ें अब कम होने लगी, क्योंकि बेसिकली अब कोल्ड स्टोरेज का दौर आ गया है। लोग अपने अनाज अब कोल्ड स्टोरेज में अब 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 लोग अनाज कोल्ड स्टोरेज में, अब अनाज लोग कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। तो उस जमाने में बच्चों ये मृदभांड बनाए जाते थे, ठीक है ना, इसमें अनाज रखे जाते थे, बड़े बड़े कोठार होते थे भाई। हम तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम जो है ऐसे कोठार के अंदर मैं कभी कभी घुस जाता था, अंदर बैठा, बड़ा मज़ा आता है बचपने में, आदमी कूद काद कर इसमें घुस जाता था। घर के लोग देखते थे, लाठी लेके आते थे कि अबे निकल, ये टूट जाएगा तो जल्दी बनेगा नहीं। तो भाई बचपने में आदमी कभी कभी जो है, जो आदमी गांव से कनेक्टेड रहा होगा उसको मृदभांड का पता होगा। तो ठीक है, मृदभांड तो पुराने लोग भी बनाते होंगे, नवपाषाण काल से ही जो है ये चीजें शुरू हो गई थी। भारत में चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में सबसे पहले हुआ था, तो पहले ही ये चीजें शुरू हो गई होंगी। तो इसमें क्या कमाल है? आप कह सकते हैं कि सर ये तो पहले ही चल रहा था, तो इसमें कौन सा कमाल है? तो बच्चों वही चीज है कमाल इस बात का है कि इस मृदभांड को जो नॉर्मल शेप में होता था, इसमें सुंदर कलाकृतियों का निर्माण सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया। मैंने आपसे क्या बताया कि जो अर्बन सिविलाइजेशन होता है, जो अर्बन लोग जो होते हैं, जो कि शहरी लोग होते हैं, उनकी एक खासियत होती है कि उनकी हर चीज़ खूबसूरत होती है, हर अदा खूबसूरत होती है। क्योंकि शहरी जो जीवन होता है बच्चों, उसमें सुंदरता पे बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। आप दिल्ली आइए कभी और दिल्ली देखिए, बॉम्बे जाइए वहाँ देखिए, मतलब लोगों के घरों में जो आप सामान देखेंगे जनरली आप कहेंगे कि ये तो हमारे यहाँ भी मौजूद है, लेकिन कैसा है बच्चों कि वो सामान में कुछ अलग ही खूबसूरती होती है। जैसे आप मान लीजिए इस कप को आप देखिए, जैसे नॉर्मली हम गांव वगैरह में या कहीं चाय पीते होंगे तो एक नॉर्मल कप होता है, लेकिन ना यहाँ पे कैसे है कि इस कप को देखिए, ये कप चीनी मिट्टी का बना है, इस पे खूबसूरत जो है फूल और पत्तियां सजी हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक शहरों का एक दस्तूरी है कि लोग इस तरह के चीज़ों को पसंद करते हैं कि भाई, कहने का मतलब कि ये कप ही है, चाय ही पिएगा आदमी इसमें, और क्या करेगा। लेकिन इसकी जो खूबसूरती है, इसके जो फूल और पत्तियां आप देख रहे हो, ये चीज़ों को देखो, ये इसकी रौनक को बढ़ा देती है। तो वही चीज़ है बच्चों की जो अर्बन सिविलाइजेशन होता है, सिंधु सभ्यता के लोग शहरी लोग थे ना, कंप्लीटली वो शहरी सभ्यता थी, तो कंप्लीटली शहरी सभ्यता थी, तो उनके यहाँ पर जो सामान पाए जाते थे वो कुछ डिफरेंट रहते होंगे। कहने का मतलब कि शेप तो बिल्कुल सही है, इनके पहले भी नवपाषाण काल में ये चीजें पाई जाती थी, लेकिन इस पर जो कला का प्रदर्शन हुआ है, खूबसूरत फूल और पत्तियां जो बनाई गई हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इन चीजों को जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली मिट्टी के बने होते थे, है ना, लेकिन इस पर बच्चों ये गेरुआ लाल मिट्टी के बनते थे, और इस पर काले रंग की जो है इस पर कलाकारी देखने को मिलती है, ब्लैक शेड्स इस पर दिखाई देते हैं, सुंदर फूल और पत्तियां दिखाई देती हैं। आपका दिल मचल जाएगा अगर आप सिंधु सभ्यता के बर्तनों को देखें, वहाँ के मृदभांडों को देखें, तो आपका मन जो है एकदम वो हो जाएगा, यार कमाल के लोग थे। तो वही चीज़ है बच्चों, वही बात है कि कहने का मतलब ये होता है कि चीज़ों का प्रस्तुतिकरण तो हर लोग करते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो नाम दर्ज किए जाते हैं जिनके काम करने का अंदाज अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि ये अंदाज बहुत पुराना है, लेकिन जिस तरह से इसको परोसा गया वो बहुत नया था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने इसमें कलाकारी करके इसको बिल्कुल इनोवेटेड कर दिया, इसको नया कर दिया। और देखिए यही चीज़ बच्चों मैं आपसे कहूँगा कि आप चाहते हैं कि आपका अलग मकाम हो, आपको लोग जाने,
आप पर मिसालें दी जाए तो आप भीड़ से हटकर थोड़ा निकलिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करिए। तरक्कियों की राह में कामयाब वो हुआ, तरक्कियों की राह में कामयाब वो हुआ, बनाकर अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, बनाकर अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। यही खासियत होती है बच्चों कि मंजिलें खुद ही पुकारेंगी तो ठहर जाऊंगा, मंजिलें खुद ही पुकारेंगी तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूं गुजर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूं गुजर जाऊंगा। बच्चों, भारत में बहुत सारे संस्कृतियों का जिक्र आता है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी, उसमें है ना, ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी या बहुत, लेकिन बच्चों ना सिंधु सभ्यता यूनिक है। इसलिए यूनिक है कि उनमें कुछ डिफरेंट करने का मादा था, वो उसी काम को अलग अंदाज से करते थे। वही चीज है कि बार बार आप पढ़ते होंगे कि फला ने आईएएस टॉप कर दिया, इन्होंने आईएएस टॉप कर दिया, लेकिन बच्चों क्या है, वो हमारी और आपकी तरह इंसान ही तो है, लेकिन उनके काम करने का जो अंदाज होता है ना वो अलग होता है, और यही चीज उनको क्या बना देती है, उनको जो है क्वालिटी फुल बना देती है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो शागिर्द हैं, मेरे जो छात्र हैं, उनके अंदर कुछ डिफरेंट करने की जो है वो कला होनी चाहिए, कुछ डिफरेंट अंदाज होना चाहिए बच्चों, कुछ डिफरेंट क्लेवर होना चाहिए आप लोगों के अंदर हमेशा। और ये चीजें बच्चों कब आती हैं, जब इंसान किसी चीज पर चिंतन और मनन करता है। आप पूछेंगे कि सर हम कैसे इस चीज को कर सकते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि चिंतन और मनन जो होता है बच्चों, ये आइडियाज को डेवलप कर देता है। जब आप उस पर चिंतन करेंगे, जब आप उस पर मनन करेंगे, तभी जाकर उसमें नए आइडियाज आते हैं। समझ में आ गया? तो किसी चीज पर चिंतन और मनन के बिना नए आइडियाज कभी डेवलप हो ही नहीं सकते। तो वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कमरे पर जब क्लास समाप्त हो जाए तो कमरे पे जाइए, और जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है इस पर चिंतन और मनन करिए, ठीक है। और उसके बाद जो आपके नए आइडियाज हैं, कुछ नया आपको समझ में आ रहा है तो उसको आप लिखिए, अपने आंसर में डालिए। और फिर क्या है, जब आपको लिखने की शैली पता चल जाएगी, नंबर आपको बहुत मिल जाएगा। मेंस में अगर नंबर आपने अच्छा पा लिया है तो आप आईएएस बन जाएंगे। और एक बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि हिंदी माध्यम के जितने भी बच्चे हैं, आईएएस बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रोल ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है। तो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर पहली चीज तो ये कि हड़बड़ाकर ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट मत करो। ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सोच समझ के सर्च करो, क्योंकि आपके आईएएस बनने में ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल होगा। क्योंकि जनरल स्टडीज में एक एवरेज नंबर आपको मिलेगा, लेकिन जो ऑप्शनल होगा ये डिसाइड कर देगा कि रैंक आपके साथ लगेगी कि नहीं। तो अगर आप रैंक पाना चाहते हैं, अगर आप फाइनल होना चाहते हैं, तो ऑप्शनल पर भी ध्यान देना है। ऑप्शनल के सिलेक्शन पर पहली चीज है कि ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे किया जाए। इस पर मैं एक क्लास भी बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊंगा कि ऑप्शनल जो है वो हिंदी माध्यम में इतना जरूरी चीज है, तो फिर कैसे इसको सेलेक्ट किया जाए। तो ना ऑप्शनल को क्या करना है कि सबसे पहले, वो कहने का मतलब ये है बच्चों कि दोस्ती उस इंसान से करो जिसके साथ आप चैन से 2-4 मिनट गुजार सको। मेरी बात समझ में आ रही है? फ्रेंडशिप ऐसे आदमी से करनी चाहिए जिसके साथ कुछ मिनट आप गुजार सकें, वो आपकी बातों को सुने, आप है ना कुछ उसके साथ समय व्यतीत कर सकें, कुछ आप उसके साथ समय व्यतीत कर सकें। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका मन लगता हो, है ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको कुछ घंटे आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है, जो आपको समझ में आता हो, उसके लिए आपको गाइडलाइन अवेलेबल हो, तब जाकर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। और यकीन मानिए, अगर बढ़िया ऑप्शनल आपने चुन लिया है, अगर आपको ऑप्शनल में नंबर अच्छा मिल गया है, तो आपके नाम के साथ रैंक लग जाएगा ईश्वर की दया से, ठीक है। तो ये चीज मैं आपसे बता रहा था कि ये देखिए, इसमें क्या है कि ये गेरुए रंग के लाल गेरुए रंग के मृदभांड बनाते थे, उस पर काले रंग की सुंदर पट्टिकाएं डाल देते थे, इस पर फूल पत्तियां बिखेर देते थे। और वही मृदभांड जो नौपाषाणिक मृदभांड था, वो बिल्कुल अलग डिजाइन का लगने लगता था, क्योंकि ये पॉलिश भी करना जानते थे ना,
ये मिट्टी के बर्तनों पर खूबसूरत पॉलिश कर देते थे, जिसके कारण इसकी चमक क्या हो जाती थी, काफ़ी बढ़ जाती थी। तो वही चीज़ है, आज भी देखिए, आज भी मिट्टी के जो बर्तन हैं, आज भी मैं बड़ा कप का शौकीन आदमी हूँ। मुझे जहाँ भी कप अच्छा दिखता है मैं ले आता हूँ। चाय का शौकीन आदमी हूँ, तो मैं मिट्टी का कप भी खरीद के लाया था। मैं गया था दिल्ली में एक जगह, तो मैंने देखा मिट्टी के बड़े खूबसूरत कप मिल रहे थे। तो वही चीज़ है कि वो कप खरीद के ले आए। भाई ये तो बहुत अच्छा है। तो चलिए, तो ये चीज़ समझ गए ना बच्चों, मर्दबान। तो इसको पहले हम लोग मिटा दें और इसका जो मेन कंटेंट है, जो इसका जूस है, वो लिख देते हैं इस पे, ठीक है ना। इसका जो मेन कंक्लूजन है वो यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। और कमरे पे जाने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मैंने कहा ना कि अलग अंदाज तभी डेवलप होता है जब इंसान प्रैक्टिस करता है। तो लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता कला का प्रदर्शन सिंधु सभ्यता में कला का प्रदर्शन उनके मृदभांडों पर देखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता में कला का प्रदर्शन उनके मृदभांडों पर देखा जा सकता है। उनके मृदभांडों पर देखा जा सकता है, ठीक है ना। लिखेंगे कि लाल गेरुए मृदभांडों पर काले रंग की सुंदर पट्टिकाओं का अंकन मिलता है। सुंदर पट्टिकाओं का अंकन मिलता है, ठीक है ना। तो इस कंटेंट को आप नोट करिए। ये बिल्कुल एकदम जूस है इसका, मृदभांड कला का जूस है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक टॉपिक और बच रहा है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं बच्चों। ये लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, है ना, जिसको हम कहेंगे मृंड मूर्तियां। आप लोगों ने नाम सुना होगा। सिंधु सभ्यता में छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियां पाएगी, जैसे माता देवी की प्रतिमाएं जो पाई गई हैं। इसके अलावा खिलौने जो मिट्टी के बनाए गए हैं, आपको पता ही होगा, जैसे जैसे बनावली से जो खिलौना गाड़ी मिली थी, इस तरह की मिट्टी की खूबसूरत खिलौने बनाए जाते थे, है ना, प्रतिमाएं, खिलौने, ठीक है, पशु पक्षियों के। क्योंकि ये चीज़ देखो ना यार, यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं, ये मिट्टी के जो खूबसूरत ये खिलौने आप देख रहे हो, ये चीज़ें। तो चलिए, इसको भी हम लोग लिख ही देते हैं। मृंड मूर्तियाँ, ये हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। लिखें, मृंड मूर्ति, ठीक है। तो ये मृंड मूर्तियां मतलब होता है बच्चों मिट्टी के सामान, जैसे माता देवी की
प्रतिमा है, खिलौने हैं पशु पक्षियों के, है ना। तो यहाँ के लोग मिट्टी की सुंदर प्रतिमाएं, ठीक है ना, खिलौने, है ना, पशु पक्षियों को सुंदर प्रतिमाएं, खिलौने, पशु पक्षी आदि का निर्माण करते थे। ठीक है ना। तो ध्यान देना है, यहाँ पर प्रतिमाओं से मतलब ये है कि माता देवी की, है ना, जो माता देवी की मूर्तियां पाई गई हैं वो इसको यहाँ पे लिखेंगे। मातृ देवी, मातृ देवी, ठीक है, खिलौने, पशु पक्षी आदि का निर्माण करते थे। तो बच्चों, आर्ट एंड कल्चर पर आज जो हम लोगों की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में यार कुछ कमेंट बॉक्स में इसके बारे में, बच्चों आर्ट एंड कल्चर पर हम लोगों की ये क्लास आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर देना इसे, ठीक है। और मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट बताने वाला हूँ, इसको ध्यान देना है, इसको ठीक से सुन लीजिए, सारे बच्चे सुनेंगे। अनाउंसमेंट ये है कि ठीक 11 बजे से, यानी सोमवार के दिन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सोमवार को ठीक 11 बजे से सुबह में, ठीक है, स्पेशल क्लासेस शुरू होंगी। अगर आपको टाइम में थोड़ा बदलाव करना है तो आप मुझे टेलीग्राम में बता सकते हो, कुछ नहीं करना है, ये सभी बच्चों के लिए फ्री होता है, इसको ध्यान दीजिए, इसका कोई पेड नहीं है, ये पेमेंट नहीं है, इसका आपको कोई पेमेंट नहीं देना होता है, बिल्कुल फ्री होती हैं ये क्लासेस। पहले इसको ध्यान से सुनिए, सोमवार के दिन 11 बजे से स्पेशल क्लास शुरू होगी जो बिल्कुल आपके लिए फ्री होगी। इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको केवल मेरा प्रोफाइल नेम, अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप आप देख रहे हैं ना, लर्निंग ऐप को आप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। मैं तरीका आपको बता देता हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो होता है बच्चों, हिंदी में समझो इसको यार, लर्निंग ऐप आप इसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद सर्च के बटन में जाइए, यूपीएससी सीएससी सर्च करिए और यहां मेरा प्रोफाइल नेम, यानी यहां पर मेरा नाम डालिए MOHD, यहां पे मेरा नाम डालिए मोहम्मद नदीम NADIM, ठीक है। और आगे सर्च करेंगे स्पेशल क्लासेस। क्या सर्च करेंगे बच्चों, स्पेशल क्लासेस। जैसे ही इसको सर्च करोगे वैसे ही जो है मेरा प्रोफाइल खुल जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट 11 बजे से सीधे मेरी क्लास देख सकते हैं। अगर आपसे कोड पूछा जाएगा, मान लीजिए वो कोड पूछते हैं, तो कोड की जगह आप डाल दो SP नदीम। क्या कोड डालोगे, SP नदीम।
यही कोड जो है आप एडमिशन लेने के लिए भी यूज कर सकते हैं और फ्री क्लास देखने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री होगा आपके लिए, इसका कुछ पैसा देना नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, वहां सर्च करिए यूपीएससी सीएससी, मेरा नाम सर्च करिए सीधे मोहम्मद नदीम स्पेशल क्लासेस। अगर आपसे कोड पूछा जाए कि आप कोड डालिए टीचर का, तो एसपी नदीम कोड आप डाल देंगे उसमें, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, सीधे आप क्लास से जुड़ जाएंगे और क्लास आप करिए। सुबह में स्पेशल क्लास, आपको बता दूं कि टॉपिक जो होगा हम लोगों का वो प्राचीन भारत ही होगा, एंशिएंट हिस्ट्री ही चलेगी, क्योंकि हम लोगों को इसको जल्दी खत्म करना है, तब जाकर मिडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी। तो क्या करना है, अगर दोनों मीटिंग में हम लोग क्लास लेंगे तो ये जल्दी खत्म होगा। तो सुबह में जो क्लास चलेगी उसका अगला पार्ट शाम को चलेगा, यानी दोनों समय में अलग अलग क्लासेस चलेंगी, एक क्लास नहीं चलेगी, अलग अलग क्लास चलेगी, ठीक है। तो ये होगा कि जल्दी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे करना है। बहुत से बच्चे हैं जो स्पेशल क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते, पता नहीं क्या कारण है, जबकि मैंने कई बार कहा है कि भाई ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगना है। आप लोग आइए सोमवार से सुबह 11 बजे से, ठीक है। अब यहां पर देखिए, एक चीज और बता दूं आप लोगों को, आगे बढ़िए। देखिए, जैसे अभी आप चाहते हैं चेक करना मेरी क्लासेस स्पेशल क्लास में, तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। सीधे बच्चों सीधे क्या करिए, यहां पर आप वैसे ही करिए जैसा मैंने बताया है। और ये जो क्लासेस है ये मैंने पहले ले रखी हैं, आप चाहें तो आप इन क्लासेस को कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्या है, फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगना है, ठीक है। और एक बात और बताना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाए तो आप मुझको फॉलो कर दीजिए। क्या करेंगे बच्चों, फॉलो मी, मुझको फॉलो कर दीजिए, ताकि आपके मोबाइल पर ताकि आपके मोबाइल पर मैसेज अनअकैडमी के द्वारा भेजा जाएगा जब भी स्पेशल क्लास होगी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप सभी क्लास में आए। यहां पर एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आपको अनअकैडमी से जुड़ना है, अनअकैडमी पर एडमिशन लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो रेफरल कोड की जगह आपको क्या करना है, MNUS यूज करना है। इससे क्या फायदा मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा फायदा क्या मिलेगा, किसी भी एजुकेटर की क्लास आप कर सकेंगे। और क्या फायदा मिलेगा, किसी भी बैच को ज्वाइन करना है, MNUS कोड डालकर ही आप बैच ज्वाइन करिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और किसी भी एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बच्चों यहां पर यह चीज है कि आप सबका तहे दिल से शुक्रिया क्लास में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग सोमवार के दिन 11 बजे से स्पेशल क्लास में, और शाम को YouTube पर क्लास चलती रहेगी, इसका ध्यान देना। यहां पर सभी बच्चे ध्यान दें, शाम को जो है YouTube पर जो क्लासेस हम लोगों की होती हैं वो अपने पूर्व निर्धारित समय पर जारी रहेंगी। YouTube की क्लासेस में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। जो YouTube पर क्लास होगी वो 8 बजे से बिल्कुल क्या होगी, जारी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। तो बच्चों आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।